नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सोमवार से शुक्रवार कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में मदद मिल सके। किसी तरीके की कोई शंकाएं अगर आपके मन में है खेती किसानी से संबंधित तो उनको भी दूर किया जा सके। तो आइए आपको बता दें कि हम आज किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अनाज के उत्पादों से किसानों द्वारा मूल्य संवर्धन और प्याज फसल की देखभाल। तो ये हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य विषय रहने वाले हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि हैं 1800-113060 और 1800-113061। जब भी आप इन नंबर्स पे फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, शुल्क नहीं लगेगा। बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछें। अब आइए आपका परिचय करवा देते हैं स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से। आज हमें अनाज के उत्पादों से किस तरह आप मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वीके दुबे जी। और प्याज फसल की देखभाल के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर बीएस तोमर जी। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो आइए हम कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रुख करते हैं डॉक्टर दुबे का। डॉक्टर दुबे, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार जो है वो बातचीत हो रही है और कई तरह के प्रयास भी हैं जो वो हमारी सरकार जो है वो कर रही है। तो कैसे अनाज से आज हम जैसे बात कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे अनाज हैं जिनसे फूड प्रोसेसिंग की जा सकती है जिससे कि हमारे किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिलती है? देखिए, जो भी उत्पादन किसान लोग करते हैं, चाहे अनाज हो या फल हो या सब्जियां हो, सभी में संभावनाएं हैं कि वो अपना मूल्य संवर्धन प्रोसेसिंग के द्वारा यानी उनका रूप बदल के कर सकते हैं। अभी अनाज में उनको आसानी थोड़ी होती है कि उनकी जो प्रोसेसिंग की तकनीक है वो थोड़ी सस्ती है, सिंपल है, साधारण है, जो किसान कर सकते हैं। लेकिन जब हम सब्जियों या फलों में आते हैं तो उसके लिए मशीनी बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए और उसमें चूँकि बटर का पोर्शन ज़्यादा होता है इसलिए उसकी जो है सर्टिफिकेशन और उसको संरक्षित करने के लिए ज़्यादा तकनीक की ज़रूरत होती। लेकिन अनाज से आसानी से बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो साधारण में बनाए जा सकते, उन्हें रूप परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में हम जैसे गेहूं है या चना है या चावल है तो इनका गेहूं का आटा बना के पैक करके बेच सकते हैं, चने का आटा बना के बेच सकते हैं, ये सिंपल है। गेहूं का दलिया बना के बेच सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं। अब और दूसरे जो आप है जैसे फल हैं उनके सब्जी उनके जूस बना करके, तो इनमें तकनीक ज़्यादा है। तो अभी हम किसानों का ये निवेदन, हमारा पहला प्रयास है कि वो जो तकनीक है बड़े यूनिट लगाने की, बड़ी फैक्ट्री लगाने की, उसके बजाय शुरुआत जब छोटे छोटे किसानों के पास इतना पैसा नहीं है तो वो अपना शुरुआत जो है एफपीओ बना करके, कोऑपरेटिव बना करके, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसा भारत सरकार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कम से कम 10,000 वो एफपीओ रजिस्टर्ड करवाने हैं। तो इनसे के माध्यम से वो आसानी से अपने पैसे का अपने जो उन्होंने लागत लगाई है और उससे उत्पादन किया उसका पैसा जल्दी से ज़्यादा से आसानी से दूना तिगुना हो सकता है। तो ये मेरा प्रयास है। बिल्कुल। तो और इस विषय पर आपसे ज़रूर डॉक्टर दुबे आगे जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। किसान द्वारा उगाई जाने वाली बहुत सी फसलें ऐसी होती है जिन्हें ज्यादा दिनों तक भंडारित करके नहीं रखा जा सकता। ऐसे में इन फसलों का मूल्य संवर्धन करके किसान ऐसी फसलों को लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब ऐसी तकनीक से है जिसमें खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग कर उसे नए रूप में पेश किया जाता है। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन, वृद्धि, खपत और निर्यात की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फल, सब्जियां, मसाले, दूध व दूध से बने उत्पाद, मिठाई, चॉकलेट और सोया आधारित उत्पाद शामिल हैं। तेजी से बदल रही जीवन शैली में प्रसंस्करण किए गए उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं हैं।
सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर फोकस कर रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र तेजी से विकास करे और किसानों की आय दोगुनी करने में सरकार की पहल सफल हो सके। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और अब ये कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुक करते हैं डॉक्टर तोमर का। डॉक्टर तोमर, आज हम आप से जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है प्याज फसल की देखभाल। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, जो हमारे प्याज के किसान हैं जिन्होंने अभी ये फसल ले रखी है, कौन कौन सी मुख्य बातें अभी फिलहाल ध्यान में रखने की आवश्यकता है? देखिए, अभी हमारे जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से जिनमें प्याज की खेती की जाती है रबी के मौसम में, और जिन किसान भाइयों ने अपनी प्याज की रोपाई जनवरी के पहले पखवाड़े में की हुई है, अब उनकी फसल लगभग 90 दिन की होने की स्थिति पे है। यानी कि अब उनको जो नत्रजन की अंतिम मात्रा थी वो उसका इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब खाद और उर्वरकों के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब आवश्यकता है तो सिंचाई की व्यवस्था के ऊपर है, और दूसरा खरपतवार नियंत्रण के ऊपर है। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में कुछ आलू की कच्ची फसल की खुदाई के बाद रोपाई करते हैं प्याज की, या गन्ने के अंदर उसमें रोपाई करते हैं। तो उसमें हम कहना चाहेंगे हमारे किसान भाई, अभी जो फसल 60 दिन की स्थिति की है उसमें नत्रजन की दूसरी खुराक देने का सही समय आ गया है। तो उसमें नत्रजन की जो दूसरी खुराक है उसको लगा दें, और उसमें निराई गुड़ाई करके खरपतवार को नियंत्रित रखें। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो प्याज अब 90 दिन की हो गई हैं, वो लगभग आपकी 100 दिन 120 से 25 दिन में रोपाई के बाद तैयार हो जाती खुदाई के लिए जी। तो खुदाई करने से 10 से 15 दिन पहले, या न्यूनतम आप हम कहें कि एक पैमाना निर्धारित कर लें किसान भाई, खुदाई से 12 दिन पहले कम से कम 10 से 15 दिन पूर्व उसमें सिंचाई की रोक दें। और उसको रोकना इसलिए आवश्यक हो जाता है, अगर किसान भाई ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो सलकंदों में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, और उनकी वजन बढ़ने से उपज में तो वृद्धि होती है, लेकिन भंडारण के दौरान उनमें नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है जी। तीसरी बात ध्यान रखने की है कि अभी मौसम में परिवर्तन देखने में आया है, अचानक से गर्मी में वृद्धि हुई है। ऐसे में फसल के अंदर सिंचाई की उचित व्यवस्था रखना जरूरी है। चौथी बात यहाँ ये रहेगी कि अभी फसल की वानस्पतिक अवस्था है, तो उसमें थ्रिप्स के आक्रमण को देखना है, निगरानी करना है। अगर उसके प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं थ्रिप्स के, तो उसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है। और पांचवी बात मैं जो कहना चाहूँगा वो ये रहेगी कि आप अपनी फसल में बीमारियों के प्रति भी सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्याज फसल में भी स्टेमफिलियम ब्लाइट या पर्पल ब्लॉच के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और इन 5 बातों पे अगर हमारे किसान भाई प्याज की फसल में ध्यान रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि किसान भाई बहुत ही अच्छी उत्पादकता प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्याज में ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर तोमर, जो बिंदु आपने कहे हैं उनको हम एक एक करके कार्यक्रम में भी जरूर शामिल करेंगे और उनके ऊपर विस्तार से जो है वो चर्चा करेंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं आपको इस विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। सब्जियों में प्याज एक महत्वपूर्ण फसल है। प्याज की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को प्याज की फसल की उचित देखभाल करनी चाहिए। इस समय प्याज की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और निराई गुड़ाई करें। रुपाई के 45 दिनों बाद प्रति हेक्टेयर 72 किलोग्राम यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें। प्याज की फसल में पर्पल ब्लांच रोग लगने की आशंका रहती है। ऐसे में पर्पल ब्लांच रोग से प्याज को बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। वहीं प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के हमले की आशंका भी रहती है।
थ्रिप्स पीले रंग का और छोटे आकार का एक कीट होता है जो पत्तियों से रस को चूसता है, जिससे पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। पत्तियां भूरी रंग की होकर सूख कर मुरझाने लगती है। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट लगे हो तो 0.6 मिलीलीटर फॉस्फेमिडान या 1.5 मिलीलीटर नुआक्रान या 0.5 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन या 75 मिलीलीटर फेनवेलरेट 20 EC या 175 मिलीमीटर डेल्टामेथ्रिन 2.8 EC का 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। इस महीने प्याज की तेजी से तैयार होती फसलों का ध्यान रखना जरूरी है। तैयार होती प्याज की फसल को नर्म खेत की जरूरत होती है, लिहाजा निराई गुड़ाई करके खेत को नर्म बनाए। अगर जरूरी लगे तो खेत में यूरिया खाद डालें। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्याज फसल की देखभाल के बारे में और साथ ही बात हो रही है कि किस तरह से आप अनाज से जो है वो आप मूल्य संवर्धन कर सकते हैं या फिर कोई भी जो फसल आपने ले रखी है अपने खेतों में किस तरह से मूल्य संवर्धन करके आप अपनी आय में जो है वो इजाफा कर सकते हैं, अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। इन दोनों विषयों पर तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, कोई भी आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं दोनों विषयों के संबंध में, तो आप हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61 दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर दुबे का। डॉक्टर दुबे, यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि किस तरह से जो हमारे किसान हैं वो एफपीओज के साथ जुड़ सकते हैं या थोड़ी बहुत जो है वो हमने जानकारी हासिल की, अभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन क्या एक अकेला किसान भी फूड प्रोसेसिंग की ओर आगे बढ़ सकता है या फिर ग्रुप बनाकर या समूह बनाकर जो है वो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? कौन सा जो है वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है? हाँ, देखिए, मैंने जो प्रशिक्षण भी हमारे यहाँ करवाते हैं, मेरा यही प्रयास रहता है कि अगर किसान व्यक्तिगत तौर से काम करेगा तो एक जो इंडस्ट्री का रूप ये लेती है तभी ये प्रोसेसिंग हो सकती है। तो जब इंडस्ट्री लेगी तो उसमें बहुत सारी बातें आएंगी, पैसा भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, यानी आदमी भी चाहिए। तो अगर वो ग्रुप में काम कर और जो खाद्य है वो भी चाहिए, तो अगर ये ग्रुप में काम करेंगे तो सफलता होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि एक प्रोसेसिंग प्लांट यानी एक तरीके से एक उद्योग वो लगेगा, एक फैक्ट्री लगेगी और ये कोई अकेले नहीं लग सकती जब तक कम से कम 2-3 हज़ार किसान कोई एक फसल, इसमें एक क्लस्टर रूप में सब भारत सरकार ने दिया है हर डिस्ट्रिक्ट को कि जिस जनपद में कौन सी फसल ज़्यादा होती है उसी फसल पर आधारित ये जो है उत्पादन इकाई लगाई जाए। तो चूंकि जो ज़्यादा किसान इसमें सम्मिलित होंगे तो एक उनकी उत्पादन इकाई होगी और सभी को उनके उत्पाद का मूल्य ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर वो ग्रुप में काम करेंगे, मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के करेंगे या एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो जो बाद में उसका लाभ होगा, जो बाद में उस उत्पादन इकाई को लाभ होगा, वो भी पुनः जो है वो किसानों में ही बट जाता है। तो हमारा कहने का मतलब, और जब एफपीओ जो भारत सरकार ने योजना की है, बहुत अच्छी योजना है, इसमें भारत सरकार वित्तीय सहायता दे रही है और जो फार्मर्स प्रोड्यूसर, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से इस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है वित्तीय सहायता से एक हर क्षेत्र में यदि एक उत्पादन इकाई बन जाएगी तो एक तो किसानों को पैसा ज़्यादा मिलेगा, दूसरा जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है, टेक्निकल यूथ है, वो उसमें उनको एक रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ साथ ही
उन लोगों को जो काम मिलेगा तो उस एक विशेष क्षेत्र बन जाएगा कि इस चीज के लिए विशेष तो वैज्ञानिक तरीके से उस फसल को वो वहां उगा पाएंगे। तो एक वैज्ञानिक खेती का रूप ये आगे चल के लेगी, जो इसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य। अच्छा, एफपीओ के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, और विशेष चाहिए तो आप हमारा नंबर नोट करिए, हम उसमें प्रशिक्षण भी दे देते हैं कि एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके से रजिस्टर्ड हो सकती है। ये एक रजिस्टर्ड इकाई औद्योगिक इकाइयां हैं। बिल्कुल डॉक्टर दुबे, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपसे ये जो एफपीओ के बारे में आप जानकारी देना चाह रहे हैं, इनको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हरि सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं कपूरथला पंजाब से। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। हरि सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब जी, प्याज लगा रखा है जी, और उसके ऊपर ना एक बीज की तरह छतरी सी बन रही है, इसके बारे में बताना कि ये क्या कारण है इसका जी। धन्यवाद जी। जी, क्या हरि सिंह जी आप अपना प्रश्न एक बार फिर दोहरा सकते हैं? डॉक्टर साहब जी, प्याज लगा रखा है और उसके ऊपर ना एक बीज सा बन रहा है, टोपी सी बन रही है, जैसे छतरी होती है ना सफेद रंग की। जी जी जी। तो उसके कारण जो प्याज है ना वो खराब हो रहा है। जी जी जी। इसके बारे में पूछना है। धन्यवाद, मेहरबानी जी। हरि सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके प्याज में ये जो फूल आया है, छतरी सी आई, ये इसका फूल है। और ये जो है 2-3 कारणों से समस्या आती है। पहला तो ये है कि अगर किसान प्याज की रोपाई उत्तर भारत में, जब हम बात कर रहे हैं पंजाब के कपूरथला हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर हम इसकी रोपाई 15 दिसंबर के 25 दिसंबर के आसपास करते हैं तो अगेती रोपाई करने से कुछ किस्मों में फूसपन होने की संभावना बढ़ जाती है, और जिसका परिणाम ये होता है। दूसरा होता है कि अगर आपका बीज अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी ये संभावना रहती है। अब मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि जिन प्याजों में आपके ये फूल बन गए हैं उनमें सलकंद नहीं बनेंगे, इसलिए बेहतर होगा आप उन प्याजों को अभी निकाल लें। निकाल करके उनको आप हरी प्याज के रूप में बिक्री कर सकते हैं। और भविष्य में इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि आप प्याज की जो रोपाई करें वो जनवरी के पहले पखवाड़े में करें, और पौध की जो उम्र है वो कम से कम 40 से 42 दिन या अधिकतम 45 दिन की पौध होनी चाहिए। कई बार किसान भाई पौध बिजाई तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है, यानी कि 55 दिन की 50 दिन की जब पौध लगाते हैं तो उसकी वानस्पतिक अवस्था पौधशाला में ही पूर्ण हो जाती है जी। तो उसमें फिर ये पुष्पन आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इन तीनों बातों पे आप ध्यान रखेंगे, आपकी प्याज में इस प्रकार की भविष्य में कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो हरि सिंह जी, डॉक्टर तोमर ने आपको विस्तार से दे दी है जानकारी आपके प्रश्न के बारे में। हम उम्मीद करेंगे आपको इससे जरूर संतुष्टि मिलेगी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और बातचीत को बढ़ाएंगे आगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से अनाज से आप कर सकते हैं मूल्य संवर्धन और कैसे आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। साथ ही दूसरी ओर हम चर्चा कर रहे हैं प्याज फसल की देखभाल के बारे में। अगर दोनों विषयों के संबंध में आप कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। केवल एक छोटा सा निवेदन, जब भी आप प्रश्न अपने पूछें विशेषज्ञों से तो अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, बिल्कुल उसे हल्का रखें, जिससे कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो आपकी समस्या को सुन पाएं और उसका ठीक प्रकार से समाधान कर पाएं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं धीरज जी भोपाल से। आइए उनका प्रश्न कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो जी सर। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी जी। हेलो हेलो जी धीरज जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम हम सोया प्रसंस्करण एवं गेहूं प्रसंस्करण के बारे में जानना चाह रहे हैं और इसके बारे में हम बैंक के द्वारा मतलब हमें सरकार द्वारा क्या की जाएगी? गेहूं प्रसंस्करण के बारे में जानना चाहते हैं? धीरज जी फिर से बताइए थोड़ा सा, आपकी आवाज। हमें ट्रेनिंग कहाँ पे मिलेगी? मतलब गेहूं प्रसंस्करण के बारे में आप जानना चाहते हैं और साथ ही आप जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी आपको? जी जी मैम, इसके विस्तार से जानकारी दीजिए हमें, नंबर वगैरह जो भी मतलब। बिल्कुल धीरज जी, डॉक्टर दुबे से अभी हम बात करवाते हैं आपकी। जी डॉक्टर। हाँ धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गेहूं हमारी मुख्य फसल है और इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं कि आप इसका किस तरीके से इसका ज़्यादा मूल्य ले सकते हैं। देखिए, आप यदि संस्था बना करके करना चाहते हैं तो एफपीओ के प्रशिक्षण के लिए अभी बहुत ज़्यादा आपके संस्थाएं नहीं हैं, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली, जहां से मैं हूं, आप एनसीओआई के वेबसाइट पे जाएंगे उसमें और फिर ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको मिलेगी। अगर आप एफपीओ, देखिए मेरी सलाह आपको है कि आप एफपीओ बना करके ही ये काम करें, क्योंकि अकेले काम करेंगे थोड़ा बहुत होगा, आपकी बिक्री में बहुत समस्या आएगी। आप आटा बना सकते हैं, उसके बहुत सारे गेहूं के प्रोडक्ट हैं वो बना सकते हैं, आप दलिया बना सकते हैं। अगर आपका मान लो ऑर्गेनिक गेहूं है, वो पैदावार है, तो उसका सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, वो हम सारी आपको ट्रेनिंग देंगे। एफपीओ आपका 3 जगह रजिस्टर्ड हो सकता है। एक तो कंपनी एक्ट में, जो आपके ज़िले पे ही को कंपनी रजिस्ट्रार होगा। दूसरा कोऑपरेटिव एक्ट में, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार ज़िले पे ही होता है। तीसरा आपको एक सोसाइटी एक्ट है 1860, उसमें भी ये हो सकता है। जब आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपको, आप नोट कर ले, SFAC, ये दिल्ली में है, हौज खास में है, इससे आपको वित्तीय सहायता मिलेगी, यानी पैसा मिलेगा एफपीओ में। जब आप कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड यदि कराएंगे तो NCDC, ये भी हौज खास में है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उससे आपको वित्तीय सहायता मिलेगी। लेकिन दोनों में किसी में करवाएंगे तो नाबार्ड, जो नाबार्ड बैंक है, उससे आपको वित्तीय सहायता मिलेगी। लेकिन एफपीओ रजिस्टर्ड होने के काम शुरू होने के बाद जब ये एक कमेटी आपका विजिट कर लेगी, तब आपको ये पैसा कंट्रीब्यूशन जितना आप इकट्ठा करेंगे किसान भाई उतना, और ये बड़ी फैक्ट्री लगेगी, छोटी नहीं लगेगी, 30-40 लाख से कम का नहीं होगा ये। तो सारे किसान, जो क्षेत्र के किसान होंगे, 4-6 गांव के मिल करके, ये सब मिल करके उस एफपीओ के मेंबर होंगे या कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होंगे, और उससे चाहे जो प्रोडक्ट बनाए, बहुत उसके बाद भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, नमकीन बनाने के लिए है, अब दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए है। सेहत को नजर में रखते हुए आजकल लोग मैदा को थोड़ा पीछे हटाकर गेहूं की ब्रेड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चाहे बेकरी के बिस्किट हैं, गेहूं के या ब्रेड है, तो कई तरह की चीजें हैं जिनको आप बना सकते हैं। बिल्कुल। तो आप हमारा डिटेल में आप जाएंगे, ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारा नोट करिए और हमें आप पत्र डालिए, वहां से हम आपके ट्रेनिंग के कम से कम 30-40 लोग होंगे, तभी ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे धीरज जी, डॉक्टर दुबे ने आपको तमाम जानकारियां जो है वो विस्तार से दे दी हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि ये तमाम जानकारियां जो उन्होंने दी हैं उनको आपने कहीं ना कहीं ज़रूर लिख लिया होगा और इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आप अपनी आमदनी में भी जो है वो इजाफा कर पाएंगे और साथ ही साथ जो दूसरे लोग आपके साथ जुड़ेंगे उन्हें आप कहीं ना कहीं रोजगार भी जो है वो दे सकते हैं। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर तोमर का। डॉक्टर तोमर, प्याज फसल की देखभाल के बारे में क्योंकि बात हो रही है, तो अभी आपने बताया कि जिन किसानों की 90 दिन की फसल हो
गई है उनको कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। खरपतवार है, सिंचाई प्रबंधन है, रोग और कीट है। तो सबसे पहले तो हम कीट की बात करेंगे कि इस वक्त क्योंकि मौसम भी जो है वो बदल रहा है, तो इस गर्मी के मौसम में कौन कौन से ऐसे कीटों का प्रकोप जो है वो प्याज की फसल पर हो सकता है? प्याज की फसल में प्रमुख रूप से 2 कीड़ों का प्रकोप होता है। पहला जो कीड़ा है वो होता है थ्रिप्स। ये पीले रंग का छोटा कीड़ा होता है। इसको नंगी आंख से भी हम कई बार नहीं देख पाते, लेंस के माध्यम से हमको देख सकते हैं। और ये पत्ती के जो ज़मीन से उठा हुआ भाग है उसके ऊपर इसका आक्रमण होता है। तने पे लगता है, पत्तियों पे लगता है और ये रस चूस करके उस पर सफ़ेद रंग के धब्बे बना देता है और इस प्रकार से पौधे की बढ़वार को, वृद्धि को ये रोक देता है। और इसकी जब सघनता अधिक होती है तब इसके पत्तियां मुड़ जाती हैं, कर्लिंग हो जाती हैं और ऐसा लक्षण दिखाई देने लगते हैं जैसे कि उसमें विषाणु रोग के लक्षण आ गए हों। तो ये इसकी पहचान है। तो इसमें हम अपने किसान भाइयों को पहले तो ये कहेंगे कि आप अगर आपने प्याज लगाई हुई है तो निरंतर अपने खेत में जाएं और उसकी निगरानी करें। और दूसरी बात है, खेतों को खरपतवार रहित रखें। तीसरी बात जो है, सिंचाई की व्यवस्था को आपको ठीक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि किसान पानी देने में देरी कर देते हैं, तो एक बार फसल में थोड़ा मॉइस्चर का स्ट्रेस आ जाता है और फिर वो पानी की अधिकता कर दे। ऐसे में थ्रिप्स का प्रकोप और बढ़ने की संभावना रहती है। तो अब इसको अगर आप निगरानी के रूप में देखते हैं, करते हैं, इसके प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं, उसके निम्फ आपको दिखाई देते हैं, तो हम किसान भाइयों कहेंगे अगर आप ऑर्गेनिक प्याज उत्पादन करें तो आप उसमें 5% NSK का छिड़काव कर सकते हैं। नीम सीड के कर्नल 5% का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम के तेल का छिड़काव किया जा सकता है। या और दूसरे जो हमारे आजकल बॉटनिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर आपकी अकार्बनिक उत्पादन कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक उत्पादन है, तो ऐसे में आप उसमें कॉन्फिडोर एक हमारा कीटनाशक है, उसको 18.7 SL का होता है, उसकी 4 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि किसान भाई एक ही कीटनाशक का इसका बार बार छिड़काव ना करें। दूसरी बार जो छिड़काव करें तो वो दूसरा कीटनाशक का करें जो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए हो और विशेषकर से वह प्याज के लिए संस्कृत किया गया हो। तो ये बात अगर हमारे किसान भाई रखते हैं तो थ्रिप्स के को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जो हैं वो हैं कुणाल जी, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं नासिक महाराष्ट्र से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो 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 कुणाल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी कुणाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपने टीवी की आवाज को पहले बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी कुणाल जी, आपने टीवी की आवाज को अगर बंद कर दिया है तो आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो कुणाल जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो, मेरा सवाल ये है जी कि चावल से पोहे और वो मुरमुरा कैसे बनाते हैं? मशीन द्वारा नहीं बनाना है। ठीक है, मशीन द्वारा नहीं बनाना है, हाथ से बनाना है। ठीक है। हेलो डॉक्टर दुबे। हाँ, देखिए कुणाल जी, बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसको हाथ से तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? फिर मार्केटिंग आप कैसे कर पाएंगे, ब्रांडिंग कैसे करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा एक प्रोफेशनली मैनेज करना है। प्रोफेशनली मैनेज नहीं करेंगे, किसानों में यही दिक्कत आ रही है कि वो बहुत सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो बना रहे हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग और प्रोफेशनली वो मैनेज न करने के कारण उसका मूल्य नहीं मिल पाता और उनका व्यापार बढ़ भी नहीं पाता। तो आप हाथ से बनाइए या
तो उसकी संख्या, क्वांटिटी बढ़ाइए। और केवल अकेले करेंगे तो आप वहीं क्षेत्र तक सीमित रह पाएंगे, आप बाहर इंपोर्ट। अभी देखिए, अभी केवल देश में बेचने की बात नहीं आ रही है, अभी तो आपको एक्सपोर्ट की तक की मदद के लिए भी है। तो वैसे तो लोकल एंड वोकल की बात कर रहे हैं, सरकार भी चाह रही है कि लोकल प्रोडक्ट पैदा हो, लेकिन पैदा तो हो लोकल, लेकिन वो बिके पूरे देश में। तो जब बिकने की बात आएगी तो एक तो क्वांटिटी चाहिए, दूसरी उनकी ब्रांडिंग चाहिए, और ब्रांडिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए, मतलब कोई एक लीगल आइडेंटिटी चाहिए, यानी मान्यता प्राप्त कोई संस्था चाहिए। तो जब मान्यता प्राप्त संस्था होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कराएंगे? आप अकेले कराएंगे या सबके साथ मिलकर? आप अकेले कराएंगे तो आपका व्यक्तिगत उद्योग होगा जिसमें आपको व्यक्तिगत पैसा लगाना पड़ेगा, और चाहे आप लोन लेंगे और या आपको, लेकिन सरकार के द्वारा जो वित्तीय सहायता मिलती है, जैसे जो मैंने आपको ये एफपीओ और ये बताया, तो इसमें क्या है कि जितना आप पैसा इकट्ठा कर लेंगे आप किसान मिलकर, उतना ही लगभग कंट्रीब्यूट जो है सरकार भी कर देगी। यानी वो आपको वापस नहीं करना पैसा, वो आपको एक तरीके से सब्सिडी मिलेगी। 30 लाख तक की सब्सिडी अभी है, वैसे कुछ को तो बहुत ज़्यादा भी मिली हो, कुछ एफपीओ को, लेकिन हम छोटा ही सा उद्योग बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है। चावल में बहुत बड़ी संभावना है, ये मुरमुरे और ये नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारे नमकीन के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी चावल में संभावनाएं हैं। चावल है, चना है, गेहूं है, और सब्जियों में तो है ही है, बिल्कुल, है ना। तो ये आप देखिए, और पहले आप प्रशिक्षण एक जरूर ले लीजिए, एकदम ऐसे नहीं करिए, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए रूल्स, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन बहुत जरूरत होती हैं। बिल्कुल। तो पहले आप प्रशिक्षण लें, और उस दौरान ही आपको तमाम जो बातें हैं वो बता दी जाएंगी कि अगर आपने इकाई लगानी है तो किस तरह से लगानी है, और आप कहाँ संपर्क कर सकते हैं, भले चाहे बात हो ब्रांडिंग की या फिर मार्केटिंग की। ये तमाम बातें जो है वो आपको प्रशिक्षण में जरूर सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर कुणाल जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी इकाई जो है वो जरूर लगा पाएं और इसमें आपको सफलता मिले। कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से अनाज से आप कर सकते हैं मूल्य संवर्धन और कैसे आप अपनी आमदनी में जो है वो इजाफा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जानकारी हासिल कर रहे हैं प्याज फसल की देखभाल के बारे में। इन दोनों ही विषयों के संबंध में कुछ भी जानना चाहते हैं तो फोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 1800-113060 और 61। जब भी आप फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछे। डॉक्टर तोमर और डॉक्टर दुबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कैलाश साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खंडवा मध्य प्रदेश से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्ते मैडम जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मैडम ये प्याज का भंडारण किसे करें? प्याज के भंडारण के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, जो अधिक से समय तक रखी जा सके। जी बिल्कुल। देखिए, प्याज के भंडारण में साहू जी एक तो आकृतियां किस प्रकार की हों उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और इससे महत्वपूर्ण है कि आपका जो प्याज का सलकंद उत्पादन है आपने किस प्रकार से उसका प्रबंध किया है। अक्सर ये माना जाता है कि अगर भंडारण में आप बेहतर गुणवत्ता के सलकंद रखेंगे तो उसके अंदर जो होने वाले नुकसान हैं वो कम होते हैं। यानी कि अगर आपकी इनिशियल क्वालिटी बहुत अच्छी है सलकंद की तो भंडारण के दौरान उनके नुकसान कम होते हैं। और ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने किस नमी के ऊपर आपने इसकी कटाई की है, कितनी उसकी रचाई की है, उसमें छटाई की है, और उसके बाद उसको जो है ग्रेडिंग किया है। कोई सलकंद कटा हुआ है या ऊपर से कहीं से सड़ गया है, नीचे से बेसल रोट आ गया है, नेक रोट है, या और कोई समस्या सलकंद के साथ है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब सलकंद भंडारण में जाते हैं तो किसान भाई सिंचाई के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम किसान भाइयों कहते हैं कि जब प्याज खुदाई के लिए तैयार हो जाए कम से कम 10 से 15 दिन पूर्व पानी बंद कर देना चाहिए, और प्याज की कटाई उस अवस्था में करनी है जब उसके 70 से 75% पौधों के नेक फाल हो जाते हैं। नेक फाल का मतलब जो ऊपर वाले तने हैं वो पक करके लुढ़क जाते हैं। ऐसी अवस्था में उसको खुदाई करना है, और खुदाई करने के बाद उसको 5-6 दिन तक रचाई करना है खेत के अंदर या छायादार जगह में, और उसके बाद उसको 1 इंच की ऊंचाई से कटाई करना है। कटाई करके उनको फिर सुखाना है छायादार जगहों में 3 से 4 दिन के बाद। फिर उसका श्रेणीबद्ध करें, ग्रेडिंग करें और उनको ट्रे में रखें। अब जो आपकी भंडारण की जो व्यवस्था है, ज़्यादातर हमारे देश में प्याज का भंडारण प्राकृतिक कह सकते हैं नेचुरल भंडारण है, स्टोरेज है। इसको कोल्ड स्टोर वगैरह में लोग इस भंडारण नहीं करते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि हमारे पास प्याज का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। हमारे देश में पिछले वर्ष में 26 मिलियन टन प्याज का उत्पादन हुआ, और रबी की जो अधिकतम प्याज है उसका अगर मैं कहूँ कि 60 से 70% मात्रा वो भंडारण में ही जाती है। और अभी मई के मध्य में जो रबी की प्याज की खुदाई होगी वो जून तक भंडारण के लिए तैयार हो जाएगी। तो भंडारण की जो आकृतियां हैं उसके बहुत सारे मॉडल तैयार किए हैं कई विश्वविद्यालयों ने, और हमारे राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था है NHRDF, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, जिसका कार्यालय यहाँ दिल्ली में है पंखा रोड पे, और देश भर में उसके कई केंद्र हैं। तो उनके यहाँ तरह तरह की आकृतियों का निर्माण किया गया है। उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि आप बांस की खपच्चियों का इस्तेमाल करते हुए, बम्बों का इस्तेमाल करते हुए आकृति बनाएं, और उसके ऊपर एक तिरछी सिरकियाँ या ऐसी व्यवस्था करें कि प्याज के अंदर पानी नहीं पहुँचे और उसमें हवा का आदान प्रदान होता रहे, अत्यधिक नमी का निर्माण ना हो। ऐसी जगह पे भंडारण करने की आवश्यकता होती है जहाँ पे जल भराव ना होता हो और उसमें सुरक्षित जगह हो। आपके पास इतनी पर्याप्त जगह हो कि आप उसको निकाल करके समय समय पर उसकी छटाई ग्रेडिंग कर सकें, और तरह तरह के आकृतियों का निर्माण NHRDF ने किया है, या हमारे
ये महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय है राहुरी में, उन्होंने कई मॉडल तैयार किए हैं, तो उनको एक बार आप देख करके उसका निर्माण कर सकते हैं और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से प्याज का भंडारण आप सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। बिल्कुल। बाबूराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी बाबूराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैंने ये पूछना है जी कि मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हम कोई, अभी आपने बीच में बताया था कि कोई भी हम काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो ट्रेनिंग के लिए हम कहाँ ले सकते हैं? जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो इसके आसपास हम ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से ले सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल डॉक्टर दुबे जी, देखिए ट्रेनिंग के लिए सरकार ने हर अलग अलग ट्रेनिंग, आप क्या काम करना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग के जो है इंस्टीट्यूट हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में डालेंगे आप किस तरीके की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो आपको स्किल ट्रेनिंग के बारे में जब जानेंगे तो आपको आपका उसकी आपके नज़दीक अगर कोई होगा तो आपको उसमें दिख जाएगा। तो इस पे विशेष बात है कि आप काम क्या करना चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब इसलिए है कि आप वैज्ञानिक तरीके से उसका सुरक्षित कैसे रखेंगे, न्यूट्रिशन इसका वैल्यू कैसे सुरक्षित रखेंगे, उसकी जो है जो सरकार जो कानूनी कार्रवाई है, रजिस्ट्रेशन वगैरह वो कैसे करेंगे, इसलिए वो ट्रेनिंग की आपको आवश्यकता होगी। तो आप क्या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप स्किल ट्रेनिंग में आप करके देखिए, कंप्यूटर में डालेंगे तो आपके नज़दीक बहुत सारे सेंटर देश में बनाए। सरकार का यही प्रयास है कि किस तरीके से लोग स्किल्ड हो करके और अपना प्रोफेशन, अपना उद्योग शुरू करें, मिल करके करें या अकेले करें। दुबे साहब, मैं आपके इस प्रश्न में थोड़ा सा एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जैसे बाबूराम जी चंडीगढ़ में रहते हैं और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के परिसर में हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है सीफिट के नाम से, वहाँ पे बाबूराम जी आप जा सकते हैं और किस विषय में आप किस क्षेत्र में आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वहाँ पे समय समय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होता है और चंडीगढ़ से लुधियाना आप 2.5 से 3 घंटे में जा सकते हैं और एक दिन में जा कर के या फ़ोन से सीफिट लुधियाना में अगर आप डालेंगे, अपने सर्च में डालोगे गूगल में तो वहाँ का नंबर आ जाएगा निदेशक महोदय का, तो आप उसको फ़ोन करके बात करके वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से जा कर के भी अपनी वांछित दिशा में प्रशिक्षण ले सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे बाबूराम जी दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको जानकारी दे दी है और हम उम्मीद करेंगे कि आपके ये जो जानकारी आपको मिली है वो आपके ज़रूर काम आएंगे। भाई एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर दुबे का। डॉक्टर दुबे, महिलाओं का योगदान काफ़ी जो है वो रहता है क्योंकि वो कई तरह के घर में जो है वो सामान बना सकती हैं, चाहे पापड़ हो, अचार हो, मुरब्बे हो, फूड प्रोसेसिंग कर सकती हैं, वैल्यू एडिशन कर सकती हैं फसलों का, तो इसमें किस तरह से उनका योगदान जो है वो संभव हो सकता है? देखिए अभी जो शुरुआत की जो आप 15-20 साल से की जो हम अध्ययन का होता है वो महिलाओं से ही प्रोसेसिंग की शुरुआत की, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं वो खेतों से अनाज पैदा करते हैं और जो घरों में महिलाओं को काम मिले और वो इच्छा भी करती हैं कि मुझे काम करना है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे वो हालांकि अनरजिस्टर्ड हैं वो लेकिन रिकॉग्नाइज हैं, सेल्फ स्वयं सहायता समूह। तो ये महिलाओं के जो हैं हमारी समझ में 8-10 लाख पूरे देश में है और ये जो है इसी तरीके के काम जो फूड प्रोसेसिंग में कर रही हैं, मेनली जो है चिप्स बनाना है, सब्जी के बनाना है, नमकीन बनाना है और बहुत सारे मक्के के आइटम बनाना है। इस तरीके के जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में वो आ रही हैं महिलाएं, वो ज़्यादा सफल हैं। हमारा यही निवेदन है जो हमारे किसान भाई हैं कि कुछ नहीं है तो अभी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, लेकिन महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर बना करके वो छोटा शुरुआत कर दें, तब तक एफपीओ या कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड कराएं, एक आध
6-7 महीना लग जाएगा, 1 साल लग सकता है, और फैक्ट्री उनकी होने में, क्योंकि जो हमारा आप देखिए जो प्रधानमंत्री की इच्छा है कि जैसे हमारी जो आलू है, टमाटर है, प्याज है, ये बहुत जल्दी खराब होती हैं, और ऐसा है किसानों को कभी कभी 50 पैसा किलो भी नहीं मिलता, और फेंक के प्रोडक्शन का मूल्य तो बात अलग है, उत्पादन का मूल्य तो अलग है, मतलब उनका लेबर चार्जेस यानी ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी नहीं मिल पाता है मार्केट। तो इसीलिए सरकार ये चाहती है कि क्षेत्र वाइज ये छोटे छोटे जो प्रोसेसिंग यूनिट लगे, और उनके वो लागत जरूर उनमें 1-8 करोड़ तक आएगी और सरकार मदद करेगी, लेकिन ये जो बर्बादी होती है और किसानों को मूल्य नहीं मिल पाता, तो ये उसी के लिए ये जो एफपीओ का प्रचलन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ये पूर्णतया एक इंडस्ट्री का लूप वैज्ञानिक तरीके से होगा ये। तो प्याज में भी बहुत बड़ी संभावना है, जो उनकी पैकिंग होती है, जो पल्प के रूप में बाद में होता रहता है, या टमाटर के बहुत सारे उत्पाद बनाना है, फलों के बहुत सारे उत्पाद बनाना है, तो ये एफपीओ उन्हीं के लिए ध्यान में रख करके ये किए जा रहे हैं। बिल्कुल। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 जी, विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। महाराष्ट्र से आपने कॉल किया है, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, महाराष्ट्र से किया है, बुल्डाना। जी, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं विजय जी? हेलो, अपने टीवी की आवाज को कृपया करके बंद कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल करना चाहिए। हेलो, जी विजय जी, सवाल कांदे का कैसा रखना, कैसा कटाई करना। जी, क्या जानना चाहते हैं प्याज के संबंध में? हेलो विजय जी, जब तक आप अपने टीवी की आवाज को बंद नहीं करेंगे हमें आपका सवाल नहीं सुनाई देगा। आप कृपया करके अपने टीवी को बंद कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। प्याज के सवाल के वो रखने कैसा रखना है? प्याज के भंडारण के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे रखना है? जी डॉक्टर तोमर। देखिए विजय जी, आपको अभी हमने जो चर्चा की है मैं उसको पुनः दोहराना चाहूँगा कि आप एक तो प्याज को खुदाई करने से पहले 10 से 15 दिन पहले उसमें पानी लगाना बंद कर दें। दूसरी बात है कि खुदाई का जो समय है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप तेज़ धूप की अवस्था में खुदाई ना करें, सुबह के समय या शाम के समय खुदाई करें। और फिर जो सलकंद हैं किस अवस्था पे खुदाई करना है उसके लिए भी हमने बताया कि जब 70 से 75% पौधों की गर्दन सूख करके नीचे झुक जाती है, वो उसकी आदर्श अवस्था होती है प्याज की खुदाई करने की। उसके बाद 5 से 6 दिन आपको उसको रचाई करना है। रचाई करने के लिए आदर्श व्यवस्था तो विंडरो मेथड होता है कि आप खेत के अंदर ही प्याज को फैला लें, और जब फैलाते हैं इस प्रकार से पंक्तियों में फैलाएं कि सलकंद के ऊपर दूसरे पौधों की पत्तियां उनको ढक लें, ताकि सीधी धूप का संपर्क उनके ऊपर ना आए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इस विधि को हम बोलते हैं विंड रो मेथड। इस विधि से आप उनकी 5 से 6 दिन रचाई करें, फिर वो जब सूख जाएंगे तब आप उनकी कटाई करें, और कटाई करते वक्त सलकंद का कम से कम ऊपर 1 इंच के ऊपर से कटाई करें। कटाई करने के बाद उनको श्रेणीबद्ध करें। जो बहुत बड़े आकार के कंद हैं, जुड़वा कंद हैं, कटे हुए हैं या किसी प्रकार से बीमारी से या कीड़ों से ग्रस्त हैं, ऐसे सलकंदों को आप पहले ही छांट के अलग कर दें। और मध्यम आकार के जो 60 से लेकर के 80 ग्राम के जो सलकंद हैं उनको आप भंडारण के लिए रखें। तो ये 4-5 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, प्याज का पानी से दुश्मनी है। सलकंद तैयार होने के बाद अगर बारिश हो जाती है और खेत में उनका एक्सपोजर हो जाता है बारिश को, तो ऐसे सलकंदों का भंडारण बिल्कुल मत करिए। उनको सीधे बाजार में जल्दी से जल्दी आप बेच दीजिए खाने के लिए, क्योंकि उनकी भंडारण क्षमता कम हो जाती है और उनकी सड़ने की मात्रा 60 से 37% तक सलकंद सड़ सकते हैं भंडारण के दौरान। जी डॉक्टर तोमर, तो यहाँ पर तमाम बातें जो हैं वो आपको बता दी गई हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान।
अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं किस तरह अनाज से आप कर सकते हैं मूल्य संवर्धन और अपनी आमदनी में कर सकते हैं इजाफा। साथ ही बात हो रही है प्याज फसल की देखभाल के बारे में। हमारे अगले कॉलर दलपत सिंह गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर इस वक्त रतलाम से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दलपत जी कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हेलो, मेरी आवाज मिल रही? जी हमें आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं दलपत जी। मैं सवाल तो ये पूछना चाह रहा हूँ और इसमें दो निवेदन कर रहा हूँ जी। इसमें दो निवेदन ये है कि जब कॉलर आप पर कॉल लगाता है तो आप उसकी बात को पूरी तरह से सुनने की कृपा करें, क्योंकि हम रोज देखते हैं इसमें सुझाव ये होता है कि जो कहने वाला कहना चाहता है उसका पहला ही तत्व आपको प्राप्त होता है और उसी पर आप सारी बात कर देते हो और दूसरा प्रश्न कोई उसके बीच में उठ जाता है उसी फसल के बीच में, तो वो तो एक आप सुन नहीं पाते हो, हमको अधूरा ज्ञान मिलता है जी। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि बीच में सारी बात उस कॉलर की सुने कि वो मरीज है या बीमार है, बीमार कैसे है क्या है वो सब मालूम पड़ेगी, एक ही पर बात चल जाती है और बिल्कुल उसमें बीच मैं में आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूँ दलपत जी, लेकिन हम भी कार्यक्रम में लगातार निवेदन करते रहते हैं कि जब भी आप अपना प्रश्न पूछिए अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखिए और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस दौरान हम आपके प्रश्न सुनने का प्रयास करते हैं उस दौरान जब आपकी टीवी की आवाज ज्यादा रहती है तो प्रश्न समझ नहीं आता है। दूसरी बात ये भी है दलपत जी, कार्यक्रम क्योंकि लाइव है, हमें कई सारे अपने दर्शकों को अपने उनके सवाल जो है वो कार्यक्रम में शामिल करने होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर समय कम रहता है। अब मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी आप अपना सवाल पूछिए जिससे कि हमारे विशेषज्ञ जो है वो आपको समाधान बता पाए। पूछना चाह रहा हूँ जी कि जो अब हम जो आने वाली फसल अब बारिश में प्याज, तो ये कौन सी प्रजाति लगाएंगे, इसके लिए कौन सी मिट्टी होना चाहिए, कौन सा खाद होना चाहिए, कितने दिन बाद में इस पे दवाई देना चाहिए, फिर पूरा ट्रांसलेशन जो तैयार बुआई से होकर घर में प्राप्त हो और रख रखाव तक, इस पर पूरा क्लियरिटी आप देने की कृपा करें। जी बिल्कुल। तोमर जी मैं चाहूंगी बहुत संक्षेप में उत्तर, क्योंकि हमारे पास समय कम। दलपत सिंह जी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप खरीफ के मौसम में प्याज की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए एग्री फाउंड डार्क रेड वैरायटी सबसे उपयुक्त है और या भीमा रेड है, इन दो में से कोई भी किस्म आप ले सकते हैं। और खरीफ प्याज की अगर आप सफल खेती करना चाहते हैं तो आपको सेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको सेट लेने पड़ेंगे और सेट की रोपाई आप अगेते से अगेता आप 15 जुलाई से शुरू कर सकते हैं और उसको आप 31 अगस्त तक के बीच में रोपाई कर सकते हैं। इससे आपको अलग अलग समय पे फसल मिल जाएगी।
अगर आप पौध तैयार करना चाहते हैं तो भी यही किस्में रहेंगी, आपको एग्री फाउंडार्क रेड रहेगी या भीमा रेड रहेगी। इनका आप 4 किलोग्राम बीज ले लें, उसको 1 एकड़ के लिए पौध तैयार कर सकते हैं उथली क्यारी में, लेकिन आपको गर्मी और को व्यवस्थित करना पड़ेगा और साथ साथ वर्षा के पानी को सीधे उसके संपर्क में नहीं आने देना है। तब आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए 45 दिन के आसपास की पौध आपकी तैयार हो जाएगी। तब आप उसकी उथली हुई क्यारियों में उसको रोपाई करना है, यानी कि रेज बेड पे प्लांटिंग करना है। एक पे 4 से 6 पंक्तियां लेनी है। ब्लूई दोमट से दोमट किस्म की मिट्टी उसके लिए बेहतर रहेगी और उसमें 10 से 15 गाड़ी गोबर की खाद आप मिला लें। इसके अतिरिक्त जो है, अगर हम नत्रजन, फास्फोरस, पोटास की, सल्फर की बात करते हैं, 120 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम ही पोटास और 25 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको खरपतवारों से नियंत्रण करने के लिए आप पेंडिमेथिलिन का रोपाई से पहले छिड़काव कर ले तो आपको खरपतवारों की संख्या से भी कुछ मदद मिल जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर तोमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसके साथ ही डॉक्टर दुबे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों यहाँ पर आए और इतनी अहम जानकारियां जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब आइए आपको बता देते हैं कि हमारे अगले कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। अगली बार हम हेलो किसान में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से होने वाले लाभ के बारे में। तो अगर इस विषय के संबंध में आप कोई भी जानकारी या फिर आप कोई भी प्रश्न पहले से हमें भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट करें, hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं और हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न हमें लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800-113060 ये सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।